कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सब कुशल होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। पर सोच में ज़रूर होंगे क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किन किन प्रश्नों को याद करें और इतने कम समय में हम कैसे पढ़ें। 16 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश बोर्ड की, और उसमें कक्षा 10 हाई स्कूल हिंदी का पहला पेपर है। पिछले वर्षों के तुलना में इस वर्ष हिंदी के प्रश्न पत्र में बदलाव है। पूरे प्रश्न पत्र को 70 नंबर का ये प्रश्न पत्र है, जिसमें से शुरू के 20 नंबर के OMR वाले प्रश्न हैं। OMR वाले बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, जो कि प्रश्नों की संख्या इसमें 20 होगी। और दूसरा खंड ब के अंतर्गत 50 नंबरों का वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसके उत्तर कहीं आपको लघुत्तरीय रूप में देना होगा तो कहीं आपको विस्तृत वर्णनात्मक रूप में देना होगा। तो आज सबसे पहले बात करते हैं खंड अ के अंतर्गत आने वाले वो 20 नंबर के वो प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। इनमें हमें क्या पढ़ना है और कितना तक पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास, जो आपके बोर्ड के सिलेबस में रखा गया है, जो साइट पे भी अपलोड है। गद्य साहित्य के इतिहास में आपका शुक्ल युग है और शुक्लोत्तर युग है। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आपके हिंदी की किताब में भी होगी। आपको इससे अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि शुक्ल युग में उनकी विशेषताएं क्या हैं और कौन कौन से मुख्य कवि हैं और क्या क्या रचनाएं हैं इसमें। ये 5 नंबर का इसी से पूछा जाएगा, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से। और दूसरा है पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य के इतिहास में रीतिकाल है। रीतिकाल के अंतर्गत जो भी कवि हैं, बिहारी हैं या इनके अन्य समकालीन जो कवि हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप रीतिकाल और आधुनिक काल, ये दो ही काल आपके सिलेबस में रखा गया है, आप उसे देख लीजिएगा। तो इस तरह से हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास में 5-5, 10 नंबरों का इससे प्रश्न आएंगे। और इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व देख लीजिएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व से भी विस्तृत उत्तर लिखने के लिए नहीं आएंगे। ये आपके एक एक नंबर वाले जो 20 नंबर के OMR हैं, काव्य सौंदर्य के तत्वों को भी उसी में समाहित कर दिया गया है। काव्य सौंदर्य के तत्व, आपको पता है कि वे तत्व जिनके प्रयोग से किसी भी काव्य की शोभा बढ़ जाए, ऐसे तत्व काव्य सौंदर्य के तत्व कहे जाते हैं। रस छंद अलंकार, और रस छंद अलंकार में भी निर्धारित हैं, जिसके आपके रस में मात्र 2 ही रस हैं, हास्य रस और करुण रस। दोनों रसों को देख लीजिएगा और दोनों का स्थायी भाव देख लीजिएगा और दोनों का लक्षण क्या है और दोनों के उदाहरण हम कैसे पहचानें, क्योंकि इससे भी पाठ्यक्रम के अनुसार हम देखें तो इससे भी एक एक नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा आता है सौंदर्य के तत्वों में अलंकार। अलंकार में आपके पास
तीन अलंकार दिए गए हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इनके उदाहरण देख लें, इनके लक्षण देख लें, परिभाषाएं, इन्हें हम कैसे पहचानें। कोई भी इसमें कविता लिखी हुई, कोई काव्य की पंक्ति आ जाए, लाइन आ जाए, तो उन्हें हम कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा अलंकार है। आप ध्यान देंगे कि आपके सिलेबस में तीन ही अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इस पे ये अलंकार इसमें से एक नंबर का इसमें दिखाया गया है सिलेबस में, कि एक नंबर का इसमें पूछा जाएगा, बहुविकल्प होगा। और दूसरा अगला है छंद। छंद आपको बताया जा चुका है, ये सारे काव्य सौंदर्य के तत्व आप भली भांति इन्हें बताया गया है, आप याद भी किए हैं। छंद में आपको पता है कि सोरठा और रोला है। इन दोनों छंदों के लक्षण क्या हैं, इनमें चरणबद्ध मात्राएं कितनी होती हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, कुल कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको ध्यान देना जरूरी होगा। और आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, याद कर लें सही ढंग से। और कोई काव्य की पंक्तियां दी हुई हैं, कोई दोहा दिया हुआ है, कोई सोरठा का पद दिया हुआ है, तो उसे हम कैसे पहचानें कि इसमें ये छंद हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुविकल्पीय में पूछे जाएंगे। इसके बाद कुछ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कुछ तत्व हैं, जिसके अंतर्गत आपका उपसर्ग है, मूल शब्द से पहले जुड़ा जाने वाला शब्द। उपसर्ग से प्रश्न आएंगे कि इसके कोई तत्व दे दिया कि इस तत्व के मिलने से, इस उपसर्ग के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा। उपसर्गों की संख्या भी आपके पास निर्धारित ही है, ज़्यादा नहीं है। अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु, ये इतने उपसर्ग हैं। उन उपसर्गों को आप बार बार रिवाइज कर लें, दो दो तीन तीन शब्द बना करके देख लें। शब्द वही बनाना है जो अर्थ की दृष्टि से भी सार्थक हो, उसे कहीं आपने हिंदी में पढ़ा हो या कहीं साहित्य में उसे आपने सुना हो। ऐसे शब्दों को ही समाहित हम करेंगे, अन्यथा वो निरर्थक उपसर्ग आप बनाएंगे तो हिंदी में उनका कोई स्थान नहीं है। इसके बाद प्रत्यय भी है, प्रत्यय भी आपका निर्धारित है। आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट, गिनती मात्र के प्रत्यय और उपसर्ग हैं। इसे देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से प्रत्यय और उपसर्ग से भी प्रश्न आएंगे ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में। समास है, जिसमें दो ही समास हैं, द्वंद्व समास। आप पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास जिनके बीच में च और छुपा रहता है। द्विगु संख्यावाची, पूर्व संख्यावाची से जिसकी शुरुआत हो, द्विगु समास। ये भली भांति आप कक्षाओं में अध्ययन किए हैं। तो इस तरह से इनसे भी बहुविकल्पीय के प्रश्न बनेंगे। और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि में मात्र एक ही संधि रह गया है, वो भी यण संधि है। यण संधि का सूत्र देख लीजिएगा, यण संधि के कुछ शब्द देख लीजिएगा। यण संधि का शब्द कि कैसे इनका मेल से किसी भी संधि का निर्माण होता है, या कोई शब्द दे दिया उसमें से पूछ लेगा इस शब्द का संधि विच्छेद क्या है, लेकिन पूछेगा यण संधि से जिसका सूत्र इको यणची है। और इसके बाद धातु रूप है। धातु रूप के अंतर्गत भी आपके मात्र दो धातु रूप हैं, पठ धातु रूप और हंस धातु रूप। इनके पांचों लकारों में देख लीजिएगा, पांचों कालों में पठका पढ़ना, हंस हंसना। आप पठ का याद करेंगे, हंस का अपने आप ऐसे ही याद हो जाएगा। और आप
जूनियर कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं तो यकीनन आपको परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। और शब्द रूप है जिसमें 4 शब्द रूप रखे गए हैं और बाकी सब सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। उनमें से फल, मति, मधु और नदी। नदी तो आप बिल्कुल सही से याद कर लें, क्योंकि जो अगर जिनके पास संस्कृत विषय भी होगा, संस्कृत विषय में भी नदी शब्द रूप है और हिंदी में भी समाहित किया गया है। और नदी शब्द रूप अगर देखा जाए पिछली कक्षाओं से ही नदी का शब्द रूप आपके पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है और महत्वपूर्ण शब्द रूपों में भी नदी का है। तो नदी का और फल का आप सही से देख लीजिएगा, यकीनन ये बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है और आएंगे इन चारों में से ही जो शब्द रूप दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से 20 नंबरों की श्रृंखला में, उनके प्रश्नों की श्रृंखला में, 20 प्रश्नों की श्रृंखला में ये व्याकरण के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व और हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास को समाहित किया गया है। तो इस प्रकार से हम OMR के प्रश्नों को हल करेंगे। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय का भी ध्यान रखें। समय बहुत कीमती है और बहुत कम रह गया है। बोर्ड की दृष्टि से समय बहुत कम है। और इसके जस्ट बाद हम दूसरा वीडियो आपको देंगे जिसमें खंड ब के अंतर्गत वर्णनात्मक जो प्रश्नों की श्रृंखला है उनमें से 50 नंबरों में ये कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और पाठ्यक्रम में क्या है वो हम खंड ब में समाहित है और ये हमारा अगले वीडियो में आप देखिए।